तो आइए आज हम अपने इंटरनेट बिजनेस या ई बिजनेस का सेकंड पोर्शन हमारे सेशन का करते हैं। तो पिछले बार ही हमने डिस्कस किया था यूनिट 2 सेशन 4 इंटरनेट बिजनेस और ई बिजनेस के बारे में। तो आइए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था ई बिजनेस क्या होता है। It is defined as the application of information and communication technologies in support of all the activities of the business. उसके बाद हमने बात करी थी इंटरनेट बिजनेस सबसेट्स की, जिसमें इंटरनल बिजनेस सिस्टम्स, एंटरप्राइज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यहाँ पे सब इंटरनेट यूज होता है। नेक्स्ट हमने बात करी थी इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स की, जिसमें ई शॉप्स, ई कॉमर्स, ई प्रोक्योरमेंट, ई मॉल्स, ई ऑप्शंस और वर्चुअल कम्युनिटीज की बात हुई थी। उसके बाद हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन बाय प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर, जिसमें हमने B2B, B2C, B2G ऐसे अन्य सारे डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे हमारे इंटरनेट बिजनेस इश्यूज के बारे में। तो जब हम इंटरनेट से बिजनेस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है इनकम इनक्वालिटी। इनकम इनक्वालिटी में क्या आता है, आइए देखते हैं अपने टेक्स्ट बुक्स। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा कोई स्टोर खुलता है तो आप उसमें सामान लेते हैं, और अगर आपको घर बैठे बैठे आपको सामान मिल जाए तो आप इलेक्ट्रॉनिकली शॉपिंग करते हैं। इससे हमारे जो बिजनेसेस हैं, जो स्टोर्स हैं, उनको दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि जब ई कॉमर्स से लोग आराम से सुविधाजनक तरीके से अपने लिए सामान मंगवा सकते हैं, तो वो मॉम एंड पॉप स्टोर, ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेसेस इनमें से कम मंगवाते हैं। और हमारे जो इंटरनेट है, डिवाइसेस हैं, वो सब जगह अवेलेबल है नहीं। तो इससे भी हमारा एक डिजिटल डिवाइड आता है। तो इंटरनेट बिजनेस इश्यूज से आपके इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और डिजिटल डिवाइड, ये दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिक्योरिटी का इशू। सिक्योरिटी में क्या है, जैसे अभी आपका दुकान है तो दुकान को तो आप बंद करके रख सकते हैं, पर आपका जब ई बिजनेस होता है तो ये इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। तो यहाँ पे आपके नॉर्मल बिजनेस के मुकाबले कस्टमर, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज और बहुत सारे लोग हैं जो आपका ई बिजनेस सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, सिक्योर रहे, सेफ रहे। तो हैकर्स हो सकते हैं जो सिक्योरिटी ऑफ ई बिजनेस को हार्म कर सकते हैं, दिक्कत ला सकते हैं। तो आपका कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न रहता है कि बिजनेस एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन उसको प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल रखें। उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में, आपका डेटा सही रहे, डेटा इंटीग्रिटी के बारे में। तो जो भी हमारे ई बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है, वो हम सिक्योरिटी मेजर्स आगे जाके फिर देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से हमारे पॉइंट। तो प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। आज मैं आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ, मेरा नाम, फोन नंबर, एड्रेस, और आप मेरे घर में सामान भेजते हैं। अब ये डेटा क्या आपके पास सेफ है? ऐसे पता चला किसी और ने उठा लिया मेरा फोन नंबर और मुझे कॉल करने लगे, क्या मेरे घर पर पहुंच गए? तो ये इन्फॉर्मेशन क्या सेफ रहती है, प्राइवेट रहती है? स्पेशली जब आप कोई पेमेंट करते हैं, आपके बैंक के डिटेल्स, आपके कार्ड के डिटेल्स, क्या वो सेफ है? दूसरा है ऑथेंटिसिटी। अगर मैं किसी कंपनी को अपने बारे में बताती हूँ कि हाँ जी मैं आपकी कस्टमर हूँ, आपसे मैंने ये सामान लिया है, आप ये सामान मेरे घर पे पहुंचा दिए। अब क्या मैंने ऑर्डर किया है कि नहीं किया है? उल्टी तरह से देखिए, अगर बिजनेस मुझे लगता है कि हाँ ये जेन्युइन कंपनी है और मैंने वहां पे पैसे डाल दिए, मैंने कहा कि ये सामान मुझे चाहिए और इतने पैसे आप इसके लीजिए। अब वो कंपनी जेन्युइन नहीं है, उसने सामान ही नहीं भेजा, पैसे रख लिए, या सामान भेजा तो कुछ उल्टा पुल्टा टूटा फूटा आ गया। तो एक ये दिक्कत आती है। दूसरा हमारे डेटा इंटेग्रिटी। जो हमारा डेटा है क्या वो सेफ है? क्या उसको जैसे आप इधर से उधर भेजते हैं तो क्या वो कुछ टूट फूट तो नहीं जाता? क्या वो उसका इंफॉर्मेशन बदल तो नहीं जाता? किसी गलत हाथों में तो नहीं पड़ जाता? साथ ही में नॉन रेपुडिएशन। आपका कुछ भी सामान आपने ऑर्डर किया, पेमेंट आपने करी, तो आप मुकर तो नहीं जाएंगे कि आपने सामान ही नहीं मंगाया, पेमेंट मैंने नहीं करी?
और नेक्स्ट हमारा है एक्सेस कंट्रोल, जिसको सामान चाहिए, जिसमें आपका डेटा चाहिए, वो डेटा कौन एक्सेस कर पा रहा है। क्या वो डेटा आराम से आपके जो भी एम्प्लॉइज है सबके हाथ लग जाता है, कि ऑथराइज लोगों के हाथ लगता है। और साथ में उसकी अवेलेबिलिटी, इंटरनेट का जो भी आपका काम है वो 24 घंटे अवेलेबल होता है। तो आपका कोई पावर आउटेजेस तो नहीं हो जाता, पावर कट तो नहीं हो जाता, आपका डेटाबेस तो नहीं क्रैश हो जाता। तो आइए देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक क्या कहता है इन पॉइंट्स के बारे में। तो प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की जो हमने बात करी, यहाँ पे इट इज द confidentiality is the extent to which businesses make personal information available to other businesses and individuals. तो आप चाहते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन सेफ रहे, एक ही बिजनेस के साथ रहे। तो ये आपका बिजनेस और आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड फाइल, इसको अनऑथराइज एक्सेस से बचा के रखना है। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं टूल सच एज एनक्रिप्शन एंड फायरवॉल्स। नेक्स्ट आपकी, जैसे मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन आराम से ऑल्टर एंड कॉपी हो सकता है। तो दोनों को एक अश्योरेंस चाहिए कि दूसरा पार्टी जो है वो वही है जो वो कह रहा है कि वो है। सो वन कॉमन वे to ensure this is to limit access to network using a VPN or a virtual private network. तो यहाँ पे हम जैसे अभी आपने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया, तो अगर पहली बार ही मैंने मंगाया तो वो मेरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर, और अगर मैं पेमेंट ऑनलाइन कर रही हूँ तो मेरे कार्ड डिटेल्स होता है, और उसके बाद पेमेंट होती है तो वो एक ओटीपी जनरेट होता है, वन टाइम पासवर्ड। और अगर मैं वो डालती हूँ तभी वो ऑथेंटिकेट कर पाता है कि इस फोन नंबर से जेन्युइन पर्सन कोई कॉल कर रहा है और ऑर्डर प्लेस कर रहा है, और ये कार्ड जेन्युइन बैंक से कनेक्टेड है। तो ऐसे ही अगर मैं पुरानी कस्टमर हूँ तो मैं जब लॉगिन करती हूँ तो वो मेरे लॉगिन आईडी से मेरे सारे डिटेल्स निकाल लेता है। जहाँ पासवर्ड गलत डाला तो वो कहता है कि आप ऑथराइज नहीं है। लॉगिन आईडी पासवर्ड चेक करने के बाद पूरा मेरा प्रोफाइल आ जाता है। अगर मैं पेमेंट करने जाती हूँ तो मेरे कार्ड के डिटेल्स तो नजर नहीं आते, सिर्फ 4 डिजिट्स नजर आते हैं। और वो भी जब मैं एंट्री कर देती हूँ कि हाँ मुझे ये पेमेंट करनी है, तो उसके ऊपर एक पिन नंबर और ओटीपी वो सब जनरेट होने के बाद ही वो जेन्युइनली हाँ ये वही कस्टमर है जिससे हम डील करते हैं आए हैं, और फिर वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, the establishment of authenticity is even greater when a combination of techniques are used. Such techniques involve checking something you know, जैसे पासवर्ड या पिन, something you need, जैसे क्रेडिट कार्ड, और something you are, जैसे डिजिटल सिग्नेचर्स और वॉइस रिकग्निशन मेथड्स। So many times in e-business, something you are is verified by checking the purchases, something you have, credit card, and something you know. तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट हम चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे डेटा इंटेग्रिटी का। सो डेटा इंटेग्रिटी आंसर्स द क्वेश्चन, कैन द इंफॉर्मेशन बी चेंज्ड और करप्टेड इन एनी वे? क्या कोई हमारे डेटा को हाथ लगा के उसको कुछ और कर सकता है? तो यहाँ पे भी आपका this leads to the assurance that the message received is identical to the message sent. जैसे अभी सोचिए हम हाथ से कुछ लेटर लिखते हैं, हमने उसको एनवलप में नहीं डाला, बस तय करके वो कागज को हमने आगे किसी को दे दिया, तो गारंटी क्या है वो कागज खोल के कोई और उसमें कुछ ना लिख दे। तो ऐसे ही जब इंफॉर्मेशन को हम बचा के नहीं रखते हैं तो ये किसी के भी हाथ लग सकता है, वो कुछ भी उस डेटा से कर सकते हैं। उसमें से आप बैंक के डिटेल्स निकाल के आपका बैंक अकाउंट में घुस सकते हैं, आपका फोन नंबर एड्रेस देके किसी और कंपनी को दे सकते हैं। तो अब बिजनेस नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट दैट द डेटा इज नॉट चेंज्ड इन ट्रांसिट डिलिबरेटली या एक्सीडेंट। किसी भी तरीके से डेटा चेंज नहीं होना है। इसके लिए आप फायरवॉल्स यूज करते हैं जो आपका डेटा अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकेगा कोई, और बैकअप भी करते हैं ताकि रिकवरी करनी पड़े अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो मिल जाए। फिर हमने नॉन रेप्यूडिएशन की बात करी थी। दिस कंसर्न डील्स विद द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रूफ इन अ ट्रांजैक्शन। तो अब बिजनेस मस्ट हैव अश्योरेंस, जो रिसीविंग पार्टी या परचेजर है वो डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है। तो जैसे मैंने फ्लिपकार्ट को पैसे दिए, वो नहीं कह सकता कि नहीं मुझे इधर से पैसे नहीं है, और अगर मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो वो नहीं कह सकते कि ऑर्डर हमारे पास नहीं आया। तो ऐसे रिसीविंग पार्टी या परचेजर वो डिनाई नहीं कर सकता कि ट्रांजैक्शन हुआ है। तो साथ ही में उसके पास एविडेंस रहता है टू प्रूव द ट्रांजैक्शन।
So one way to address non-repudiation is by using digital signatures. तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? वो एक सिग्नेचर की तरह है, आपके जैसे हाथ से आप साइन करते हैं वैसे ये डिजिटल साइन रहता है, वो सिर्फ आपके हाथों से हो सकता है। तो ये आप ही बना सकते हैं, तो जो सामने वाला है वो अगर ये पेश करेगा तो आप मना नहीं कर सकते कि ये आप ही के साइन है। और नेक्स्ट हमने बात करी थी एक्सेस कंट्रोल की। एक्सेस कंट्रोल जो है इट इज लिमिटेड टू ओनली अ फ्यू ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स, तो सबके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं रहेंगे। और बहुत सारे तरीके हैं आपके, फायरवॉल्स, एक्सेस प्रिविलेजेस, यूजर इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन, इन सब से आप पासवर्ड, डिजिटल सर्टिफिकेट से आप एक्सेस रोक सकते हैं जिनका अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई करना चाहे तो। और अवेलेबिलिटी है, जो हमने बात करी थी कि बिजनेस के जो कस्टमर्स होते हैं उनके इंफॉर्मेशन उनके हाथ में होना चाहिए जब उन्हें चाहिए। तो messages must be delivered in a reliable and timely fashion, and information must be stored and retrieved as required. Because availability of service is important for all e-business websites, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा कभी भी सर्विस टूटे ना, जैसे बिजली चली जाना या कुछ भी हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत आ जाए। तो एग्जांपल्स इसके हैं कि डेटा बैकअप हो, फायर सप्रेशन सिस्टम्स हो, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो, यूपीएस सिस्टम हो, एंड वायरस प्रोटेक्शन हो। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स की। तो फिजिकल सिक्योरिटी, जैसे आप नॉर्मल दुकान को ताला लगा के आते हैं जब वहां पे कोई नहीं होता है, तो वैसे ही आपका डेटा को भी आप फिजिकली सिक्योर करेंगे। जो भी सर्वर है, जो भी वहां पे है, उसको आप अच्छे से सेफ रखेंगे। और आपका जो भी वहां पे है, सर्वर है, कंप्यूटर्स है, जो भी डेटा है, उसको आप अच्छे से सेफली लॉक एंड की में जैसे रखते हैं वैसे रखेंगे। तो हमारी फिजिकल सिक्योरिटी हमने डिस्कस कर ली है। और साथ ही में आपके कोई भी अनऑथराइज्ड पर्संस, उनको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। दूसरी हमारी बात हो रही है डेटा स्टोरेज की। जहां भी हम डेटा रखें वो सेफली रखा होना चाहिए, किसी का भी डेटा इधर से उधर ना हो, कोई चोरी ना कर पाए, और हमें उसको सेफली रखना है। साथ ही में आपका है डेटा ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आइए हम अपने टेक्स्ट बुक से देखते हैं कि ये कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो क्या क्या है। तो हमारे कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जैसे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल रहते हैं फॉर ई बिजनेसेस। तो हम बात करेंगे फिजिकल सिक्योरिटी की, डेटा स्टोरेज, डेटा ट्रांसमिशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमारा है फिजिकल सिक्योरिटी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ऑथराइज लोग ही आ सकें आपके जहाँ पे भी डेटा आपने रखा है। विंडोज, सीलिंग्स सब स्पेशल तरीके से होनी चाहिए, खिड़कियां बंद, सीलिंग्स भी ऐसे कि कुछ भी उस पे सामान पे गिरे ना। और लार्ज एयर डक्ट्स होने हैं जहाँ पे आपका अच्छे से हवा आती जाती रहे। रेस्ड फ्लोर होना है ताकि कोई फ्लडिंग वगैरह ना हो, और ना ही आपके अनऑथराइज्ड पर्सन को इजी एक्सेस हो। तो आपके अनऑथराइज्ड यूजर से बचने के लिए आप कमरे को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आप एनवायरनमेंट से भी बचा सकते हैं। तो फ्लडिंग से आप बचा सकते हैं, ऊपर रखे इक्विपमेंट को फ्लोर के, और फायर एक्सटिंग्विशर रखे। साथ ही में अपने सर्वर्स और कंप्यूटर्स को सेफ रखने के साथ साथ आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को भी आपने सेफ रखना है। तो क्रेडिट कार्ड नंबर्स, चेक्स, फोन नंबर्स, ये सब आपको सेफली रखना है। और जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको भी सेफ रखना है। और जो भी आपके फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज हैं उसको आप ड्रॉर में रखें, उसको लॉक करके रखें, दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखें। और जो भी एम्प्लॉयज आते हैं वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनके पास चाबी होनी चाहिए। साथ ही में आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आप बैकअप रखें फाइल्स का, और इसको अपडेट करें ऑन अ रेगुलर बेसिस। So it is best to keep these backups in a separate secure location in case there is a natural disaster or breach of security. तो आप डेटा एक जगह रखते हैं, उसका बैकअप एक और जगह रखते हैं।
साथ ही में आपका जो भी एक होता है फेल ओवर साइट्स, तो आपके मेन लोकेशन में अगर कोई दिक्कत आए तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एक और लोकेशन में वैसे ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फीचर रखें। तो अगर मेन साइट में कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए तो फेल ओवर साइट से आप ये डेटा ले सकते हैं। साथ ही में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है टाइट पॉइंट हेडक्वार्टर्स का। वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल है, अलार्म सिस्टम्स है, क्लोज सर्किट टीवी है और इधर फेस रिकग्निशन सिस्टम्स भी है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज लोग अंदर आ सकते हैं और साथ ही में आपको जो एम्प्लॉयज हैं फेस रिकग्निशन की वजह से उनको अपने कीज या कार्ड्स लेके नहीं घूमना पड़ता। साथ ही में थ्रू आउट द बिल्डिंग कैमरास लगे हुए हैं, अलार्म सिस्टम लगे हुए हैं, तो चोरी होने का खतरा भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिक्योरिटी मेजर्स का डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी डेटा है वो सिक्योर मैनर में हमारे बिजनेस का रखा जाए। और जो भी हमारा डेटा है इलेक्ट्रॉनिक अगर रखा जा रहा है तो वो ई बिजनेस सर्वर पे नहीं रखना है। ये सर्वर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो आपको इसको कहीं और रखना है ताकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो और कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। और साथ ही में इसको एक एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में रखना है। एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट का मतलब है उसको किसी कोड में, और कुछ भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको अगर स्टोर करने की जरूरत नहीं तो उसे स्टोर ना करें। अगर करें तो ऐसे मशीन पे करें जहाँ पे इजी एक्सेस ना मिले। और सिक्योरिटी मेजर्स भी लेने हैं ताकि जैसे प्राइवेट कीज हो ताकि उसको कोई और एक्सेस ना कर सके। और इंफॉर्मेशन जो है उसको थोड़े टाइम के लिए रखना है और जब जरूरत नहीं तो उसको डिलीट कर देना है। और बैकअप्स एंड कॉपीज रखना है, सेफली रखना है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन की तरह, और जब बैकअप की भी जरूरत नहीं है उसको भी डिलीट कर देना। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेटा ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो इधर से उधर जाए, कस्टमर से बिजनेस जाए, बिजनेस टू बिजनेस जाए, इसको एनक्रिप्ट करना है। So businesses can opt to refuse clients who cannot accept this level of encryption. तो कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो कभी भी ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है। अगर भेजना भी है तो एनक्रिप्ट होके भेजना है। तो जैसे अभी आप देखें बैंक से आपका जैसे पासबुक आप अपडेट करते हैं वैसे ही ईमेल के थ्रू लोगों को उनका आ जाता है, उनके बैंक की एंट्रीज आ जाती है। तो उसमें अगर मेरा ईमेल किसी और के हाथ लग गया तो वो तो सारे मेरे बैंक के ट्रांजैक्शन और बैलेंस देख लेगा। इसीलिए वो एक एनक्रिप्ट करके देते हैं, एक पासवर्ड लगा के देते हैं। तो वो पासवर्ड जैसे कह देंगे आप अपना नाम डालो, अपना डेट ऑफ बर्थ डालो या अपना अकाउंट नंबर डालो, तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे ही पता होगी तो वो मैं खोल सकती हूँ। तो ऐसे ही आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो सिक्योर इन्फॉर्मेशन जो है उसका ट्रांसफरिंग एंड डिस्प्ले सबसे कम से कम रखना है। और कभी भी फुल क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं दिखाना है, आपको हमेशा उसमें से थोड़े डिजिट्स ही दिखाने हैं। So only a few of the numbers may be shown and changes to this information can be done without displaying the full number. इससे आपका डेटा भी रिट्रीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। So source code जो है should also be kept in a secure location. ये कभी भी पब्लिक को नहीं देखना चाहिए। सोर्स कोड है जो हमारा वेबसाइट का कोड है, तो वो जो कोड है वो हमारा सिक्योर होना चाहिए, ये नहीं कि किसी ने फेरबदल कर दिया उसमें। एंड एप्लीकेशंस एंड चेंजेस ये इसको टेस्ट करना है ऑनलाइन डालने से पहले। तो आप कुछ भी चेंज करते हैं तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक बैंक ट्रांजैक्शन का डिटेल है। तो पेमेंट का दिखा रहा है कि इतना पैसा लगाया गया है, और ये आप अगर देख सकते हैं तो ये सब क्रॉस आउट कर रखा है। तो ये बैंक डिटेल्स आ रहे हैं या कार्ड डिटेल्स आ रहे हैं, इससे कुछ नहीं पता लग रहा। और साथ ही में इन्होंने लिखा है कि अगर ये आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आप इसको एसएमएस या ब्लॉक कर सकते हैं इस नंबर पे। और अपना ओटीपी, यूआरएन, सीवीवी, पासवर्ड किसी के साथ आप शेयर नहीं करेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि बैंक से कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो एनक्रिप्ट होके आ रही है।
साथ ही में आपका डेटा ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे। तो आइए वापस अपने टेक्स्ट बुक को रेफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे बात करी थी कि कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कभी भी ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है, और आपका सिक्योर इंफॉर्मेशन जो भी है उसको आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर नहीं करेंगे, और कभी भी फुल क्रेडिट कार्ड नंबर आप नहीं दिखाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया, और आप पूरा नंबर नहीं दिखाएंगे। और साथ ही में इसको इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर कोई इसको एक्सेस भी करना चाहे तो उतनी जगह में क्या नंबर है किसको, इसको जो सोर्स कोड है जैसे हमने डिस्कस किया था वो भी हमें सिक्योर रखना है। साथ ही में हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ये रहता है कि आपको बीच बीच में सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, तो आपको जो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सिक्योरिटी आपको टेस्ट करनी पड़ती है, बार बार उसको अपडेट करना पड़ता है। तो सबको इस पर ध्यान देना है, अगर कभी भी कुछ भी गड़बड़ लगे, सस्पिशियस एक्टिविटी लगे बिजनेस के अंदर, तो इंस्पेक्ट करने हैं लॉग फाइल्स, यहाँ पे एंट्री होती है कि कितने लोगों ने क्या एक्सेस किया, और लॉग ऑन फेलियर्स, अगर कोई लॉग इन करने में उसको दिक्कत आ रही है तो वो भी चेक करना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर प्लान्स फॉर सिक्योरिटी आर इन प्लेस। साथ ही में आप सिक्योरिटी मेजर्स को टेस्ट करेंगे कि वो एक्चुअली चलते हैं कि नहीं, तो ये ना हो कि कोई गलत जना आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ले। So to protect against this, staff must be made aware of social engineering and trained to properly deal with sensitive information. साथ ही में ई बिजनेसेस में आपके पासवर्ड होने चाहिए फॉर एम्प्लॉय लॉग ऑन। एक्सेस करना होगा सिक्योर इंफॉर्मेशन या कस्टमर को, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड होने चाहिए, पासवर्ड ऐसे होने चाहिए कि इम्पॉसिबल होने चाहिए गेस करने के लिए। साथ ही में बोथ लेटर्स एंड नंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 7 to 8 डिजिट्स लंबे होने चाहिए। इसमें नाम, बर्थ डेट, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और पासवर्ड जो है उसको फ्रीक्वेंटली बदलना चाहिए, दे हैव टू बी चेंज फ्रीक्वेंटली एंड शुड बी यूनिक एवरी टाइम। तो ये ना हो कि आपका अकाउंट का नाम जो है वो आपके नाम से है, आपके पासवर्ड में भी आपका नाम है, उसके साथ आपने लिख दिया नाम 1234, तो ऐसे तो कोई भी गेस कर लेगा। तो इसको आप बड़ा ही यूनिक बनाएं, और कभी भी पासवर्ड जो है अपने लॉगिन आईडी के साथ पासवर्ड लिख के ना रखें, इसको कहीं स्टोर भी ऐसे ना करें कि किसी और के हाथ में लग जाए। And users should also be locked out of the system after a certain number of failed logon attempts to prevent guessing of passwords. तो कोई अगर बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा है तो उसको एंट्री भी बना कर देनी चाहिए। तो हमने अभी तक क्या क्या किया जरा देख लेते हैं। तो अभी तक हमने कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स देखे, फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स, डेटा स्टोरेज मेथड्स, डेटा ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या होता है हमने वो भी देख लिया, और साथ ही में हमने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लिया। तो ये हमारे हो गए कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स। आइए अब हम देखते हैं हमारे सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस क्या क्या है, हम किन तरीकों से अपना डेटा को सिक्योर रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेस एंड डेटा इंटीग्रिटी, यहाँ पे हम पासवर्ड और अपना जो भी डेटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के हर तरीके से कोशिश करेंगे। दूसरा है एन्क्रिप्शन, जहाँ पे हम डेटा को कोड करेंगे, जैसे अगर आपने कुछ भेजना है 1234, तो वो 1234 की तरह नहीं, वो XXXX करके तरह जाएगा, या 4321 करके जाएगा, जो भी है किसी और को एक्सेस ना मिले उसमें। साथ ही में हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे, और डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं इसकी भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अपने टेक्स्ट बुक से इन सारे सॉल्यूशंस को। तो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो है उसमें हमारे मेन गोल्स क्या मिलने चाहिए। सबसे पहले तो हमारा डेटा इंटेग्रिटी, डेटा हमारा खराब नहीं होना चाहिए, किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। साथ ही में स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, उसको प्रूफ होना चाहिए किसने हमारा डेटा यूज किया, और प्रिवेसी, हमारा डेटा किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो एक्सेस एंड डेटा इंटेग्रिटी के लिए हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, इससे अपने नेटवर्क्स बचा सकते हैं। साथ ही में हम ये देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन भेजा जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, वो क्लीन है। दूसरा तरीका है हमारे फायरवॉल्स एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, इससे आपके अनऑथराइज्ड यूजर्स एक्सेस नहीं कर सकते।
साथ ही में अगर आप प्राइवेट नेटवर्क पे हैं या पब्लिक नेटवर्क पे हैं तो उस पर भी आपका ध्यान रहता है कि कुछ गलत ना हो पाए। फायरवॉल से आपके लॉगिन अटेम्प्ट्स देखे जाते हैं, आपको वार्निंग मिलता है ऐसे कुछ हो रहा है। थर्ड पार्टीज को आप अपने नेटवर्क से बाहर रख सकते हैं। बिजनेसेस जो वाईफाई यूज करते हैं उनको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। तो इनको प्रोटेक्टेड एक्सेस, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी लेना है। साथ ही में इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, उस पर भी वो ध्यान रख सकते हैं। एंड दिस सिस्टम ये अलर्ट कर देता है जब भी कोई पॉसिबली इंट्रूजन हो। तो पॉसिबल इंट्रूजन का मतलब है कोई जबरदस्ती आपका डेटा एक्सेस करने की कोशिश करे। साथ ही में ये ट्रैप्स या हॉटस्पॉट्स भी आप लगा सकते हैं जिससे लोग उसको अट्रैक्ट करें, अट्रैक्ट होके पता लगे अगर कोई उस एरिया को हैक करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे इन्होंने आपके किसी कंपनी का डेटा इंटीग्रिटी प्रोसेस बताया है कि इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे एन्क्रिप्शन की, विच इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफी, जहाँ पे आप टेक्स्ट और मैसेजेस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ऐसे कोड में जो अनरीडेबल है, जो पढ़ा ना जाए। So these messages have to be decrypted in order to be understandable or usable by someone. तो एक की रहता है which identify करता है कि ये किस पर्सन का डेटा है या इस कंपनी का डेटा है। एंड विद पब्लिक की इंक्रिप्शन, इसमें क्या होता है कि आपके दो कीज होते हैं, एक पब्लिक की होगा उसमें आप एक्सेस कर पाए, और दूसरा प्राइवेट होगा आपके नाम पर की होगा। So public is used for encryption and private is used for decryption. So the level of encryption can be adjusted and should be based on the information. So the key can be just a simple slide of letters or a simple random mix up of letters. तो यहाँ पे आपका easy to implement होता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है जो कंपनी खरीद सकता है। तो वो देखता है कि उसके जो कीज है वो रजिस्टर्ड होते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी के साथ। अब आइए बात करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स। डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी जरूरत इसलिए होती है कि वो आइडेंटिफाई कर सके ओनर कौन है डॉक्यूमेंट का। सो द रिसीवर नोज दैट इट्स एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। तो कंपनीज जो सर्टिफिकेट यूज करते हैं वो अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। एक रिप्लेसमेंट हो सकता है यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स के लिए। तो आपको अगर डिजिटल सिग्नेचर एक दे रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट आया, तो आपको बस वो सिग्नेचर डालना है, उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन सर्टिफिकेट है। सो सर्टिफिकेट्स आल्सो यूज एन्क्रिप्शन। ये थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं देन नॉर्मल एन्क्रिप्शन। इसमें इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है कोड के अंदर, तो आपका कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा इंटीग्रिटी ये दोनों साथ में चलता है एन्क्रिप्शन के। और ये ज्यादा यूज नहीं करे जाते क्योंकि लोगों को इम्प्लीमेंट करने में या इसको यूज करने में दिक्कत आती है, और डिफरेंट ब्राउजर्स में भी अलग अलग सर्टिफिकेट्स चाहिए। ये आपने तब भी देखा होगा जब आप कुछ ऐप कोई डाउनलोड करते हैं अपने फोन पे, तो वो पूछता है परमिशन कि क्या ये आप इसको भरोसा कर सकते हैं इसको डाउनलोड करने से पहले। तो ऐसे ही डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी रहते हैं, आप कुछ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने से पहले क्या ये भरोसेमंद है सर्टिफिकेशन की नहीं। साथ ही में हमारा डिजिटल सिग्नेचर, इसमें एक फाइनल तरीका होता है कि अगर डिजिटल सिग्नेचर है उसमें तो कोई उस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता, और अगर चेंज करेगा तो वो दिख जाएगा। तो इट कैन बी एडजस्टेड फॉर रिलायबिलिटी आफ्टर द फैक्ट। तो डिजिटल सिग्नेचर यूज करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी और एक मैसेज डाइजेस्ट यूज करना है। मैसेज डाइजेस्ट जो है उससे डॉक्यूमेंट को एक यूनिक वैल्यू मिलती है, और वो वैल्यू जो होती है वो सेंडर के प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट कर देते हैं। तो जब इसे खोलना चाहे तो ये सारी इंफॉर्मेशन डलेगी, तभी पता चलेगा। साथ ही में वेब ब्राउजर डिस्क्रिमिनेशन, वेंडर्स जो रहते हैं उनको कौन से टाइप ऑफ ब्राउजर यूज करा जा रहा है कस्टमर के साथ। जैसे आप गूगल यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम, आप कोई ब्राउजर यूज कर सकते हैं जैसे यूसी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इनमें से कौन से ब्राउजर्स आप यूज कर रहे हैं, कहाँ से आप लॉग इन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वेंडर्स डिफरेंट प्राइसिंग दे सकते हैं, जिससे वो पहचान सकते हैं आप इस ब्राउजर से आए हैं, आप इस लॉगिन आईडी से आए हैं, इस देश से आए हैं, तो वो आपको अलग अलग प्राइजेस दे सकते हैं। तो आगे आपका ये सेशन खत्म होता है, इसके क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। और हमने आज बात करी, अपने प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात करी थी, आज रिकैप किया कि ई बिजनेस होता क्या है, उसके सबसेट्स क्या क्या हैं।
साथ ही में इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स किस तरह के हैं और इंटरनेट बिजनेस के साथ क्या क्या इश्यूज होते हैं। तो आइए अब हम फटाफट देख लेते हैं। तो हमने बात कर ली हमारे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की, जिसमें एक्सेस एंड डेटा इंटीग्रिटी, एन्क्रिप्शन, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सिग्नेचर्स और वेब ब्राउजर डिस्क्रिमिनेशन। तो आई होप कि आपको अभी तक जो पढ़ाया है सेशन 4 वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अगर ध्यान दें तो इन चीजों का आप भी इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत बारी कुछ डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कहता है यू आर नॉट ऑथराइज्ड। आप कुछ डाउनलोड करने से पहले वो कहता है आपका फोन कि ये आपका सेफ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी हमारे डेटा में सिक्योर रखने की कोशिश करी जाती है। आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपना नेम, फोन नंबर और कोई भी आपके पैसों के डिटेल्स कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। किसी भी वेबसाइट पे तो जरूर शेयर ना ही करें जब तक आपके भरोसे का ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू सो मच आपने ध्यान दिया। आगे अपने क्वेश्चंस अगर कुछ हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं।